चलो नेक्स्ट, अब उसके बाद हम लोग आगे करते हैं। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के क्वेश्चंस देख लेते हैं जरा, कौन कौन से करने हैं क्लास में डिस्कस, या फिर कौन से आएंगे आपको। चैप्टर 3, ये देखो, एक तो आपका है इलस्ट्रेशन 3, उसका 5th पॉइंट इलस्ट्रेशन 8, और ये सारे क्वेश्चन देखने हैं। अपने पास स्कैनर खोल के रख लो, ठीक है। स्कैनर में से सबसे पहले बुक में से अगर मैं बताऊं, आपने क्वेश्चंस जो डिस्कस करने हैं, इलस्ट्रेशन नंबर बुक की आ जाओ आप लोग 5 पे, इलस्ट्रेशन 5। इलस्ट्रेशन 5 का पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो, ऑन 30th September 2019 द बैंक अकाउंट ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक वाज ओवरड्रॉन टू द एक्सटेंट ऑफ 4062। ओवरड्रॉन मतलब क्रेडिट बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस। On the same date, the bank show a credit balance of, बैंक स्टेटमेंट show a credit balance, मतलब बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्रेडिट बैलेंस है, मतलब हमारा पॉजिटिव है। तो देखो, हमारी बुक्स के अकॉर्डिंग मेरा बैलेंस नेगेटिव है, लेकिन बैंक के अकॉर्डिंग मेरा बैलेंस पॉजिटिव है। चलो देखते हैं। एन एग्जामिनेशन ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट रिवील्स द फॉलोइंग। इसमें उन्होंने क्या कहा, ऑन जो अपनी 5th वाली एंट्री है, ठीक है, मैं सीधा उस पे जाऊंगी। ऑन 6th of September 2019 बैंक क्रेडिटेड 20,000 टू एक्स इन एरर। अब इसको इन्होंने सही कैसे किया, देखो यहां पर ना एक बात तो ध्यान सुन लो, टू शो द अप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड इन द कैश बुक, मतलब वो बात कर रहे हैं एडजस्टेड कैश बुक बनाने के लिए। तो आप पहले एडजस्टेड कैश बुक बनाओगे। एडजस्टेड कैश बुक का पता कैसे चलेगा आप लोगों को? एडजस्टेड कैश बुक का पता लगेगा कि आपने उसने अगर ऐसी, या तो वो डायरेक्ट दे देगा, वो पूछेगा कि प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड ड्रॉ एडजस्टेड कैश बुक, तो उस केस में आपको बनानी है। या फिर वो ऐसे शो कर देगा व्हाट इज द रेक्टिफाइड बैलेंस ऑफ कैश बुक, या शो द रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड इन कैश बुक। तो समझ जाना एडजस्टेड कैश बुक का क्वेश्चन है। और हाँ, ये मैंने क्वेश्चन इस तरह का एक मॉक में भी डाला था, और वो बच्चों का गलत था, काफी बच्चों का। क्यों? क्योंकि उसमें उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना दी, कैश बुक बनाई ही नहीं, एडजस्टेड कैश बुक। वो गलत कर देगा इंस्टीट्यूट। अगर आप एडजस्टेड कैश बुक नहीं बनाओगे तो इंस्टीट्यूट आपको मार्क्स नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में आपने क्या करना होता है, आपकी जितनी भी एंट्रीज है ना, आप उसमें से ढूंढो कि कौन सी एंट्रीज में कैश बुक में गलती है, कौन सी में पासबुक में। जिन एंट्रीज में गलती कैश बुक में होगी, उन एंट्रीज में आपको कैश बुक में सही करना है, एडजस्टेड कैश बुक जो बना रहे हो। बाकी बीआरएस में जाएंगे। ठीक है, समझ आ गई ना मेरी बात सबको? चलो, अब उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। ऑन 6 सितंबर 2019 द बैंक क्रेडिटेड 20,000 टू एक्स इन एरर। 20,000 बैंक ने क्रेडिट कर दिया गलती से, ठीक है। तो अब जो इसका हमारा बैलेंस है, देखो यहाँ पर ना उन्होंने माइनस किया है। माइनस क्यों किया? बैंक ने क्रेडिट किया मतलब मेरे लिए तो डेबिट है ना, मेरे बैलेंस में तो ऐड हो गया। अगर मेरे बैलेंस में ऐड हुआ है गलती से, तो मैं उसको लेस कर दूंगी 20,000। डन है? चलो, उसके बाद आ जाओ इलस्ट्रेशन 8 पर। इलस्ट्रेशन 8 का आपका 4th पॉइंट देखना है हमने, ये रहा। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं एक बार। द कैश बुक ऑफ मिस्टर जी शोज 8,36,400 एज द बैलेंस एट बैंक एज ऑन 31st December, but you find it does not agree with the balance as per passbook. On scrutiny you find the discrepancies. इसमें 4th point, on 18 December the debit balance of 15,260 or as on प्रीवियस डे वॉज ब्रॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस। अब इसका याद रखना, ज्यादातर बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं। इसका ना डबल इफेक्ट आएगा। डबल इफेक्ट मतलब 15,260 मल्टीप्लाइड बाय 2 करोगे तो 30,520 आएगा। आपको 2 बार क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। देखो, डेबिट बैलेंस था, मतलब जब कैरी फॉरवर्ड होना था बैलेंस, तो ऐड वाली साइड पे आना था।
बट आपने उल्टा कर दिया, ऐड करने की बजाय आपने लेस कर दिया, क्रेडिट बैलेंस शो कर दिया उसको। तो एक बार 15,260 ऐड करोगे, आपका जो आपने एक्चुअली में बैलेंस शो करना था, प्लस एक बार 15,260 ऐड करोगे जो आपने गलत क्रेडिट कर दिया उसको सही करने के लिए। इसका डुअल इफेक्ट आएगा, ये याद रख लेना, 30,520। हाँ जी, समझ आ गया सबको ये पॉइंट? किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। नो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाना, इलस्ट्रेशन 10 पे। इलस्ट्रेशन 10 अपने आप कर लेना, उसमें कोई खास पॉइंट नहीं है। और स्कैनर में से मैं बता देती हूँ कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। ये क्वेश्चंस करने हैं नवंबर 4 पेज 1.334 में, ये सारे क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं, ठीक है। और ये 4 क्वेश्चंस हमने डिस्कस करने हैं, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इन्वेंटरीज चैप्टर पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका स्कैनर का, पेज नंबर 1.341। ये मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन स्कैन किए हुए हैं जो आपको करके जाने हैं पेपर में। वन 1.341 पे 2018 मई 6 में क्वेश्चन आया हुआ है, देखो ये वाला। एक ये क्वेश्चन देख जाना, द बैंक पासबुक ऑफ अकाउंट नंबर इतना ऑफ मिसेस रानी शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 33,575। ऑन गोइंग थ्रू द पासबुक द अकाउंटेंट फाउंड द फॉलोइंग। सबसे पहला जो मैंने सर्कल किए हुए हैं ना, वो एडजस्टमेंट सिर्फ देख जाना, अगर बाकी में कॉन्फिडेंट हो तो, ठीक है। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला वो ये कहते हैं, a check of rupees 1080 credited in passbook on 28th March being dishonored is debited again in passbook on 1st April। देखो देखो मेरी बात सुनो, मैंने क्या किया था, मैंने मैंने ना बैंक वालों को एक चेक दिया, बैंक वालों को एक चेक दिया और अपनी कैश बुक में बैलेंस बढ़ा लिया। जब बैंक में चेक लग जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तो मेरे पासबुक में भी बैलेंस बढ़ जाएगा। लेकिन हुआ क्या, वो चेक डिसऑनर हो गया, मतलब मेरे कस्टमर ने मुझे पैसे पे किए ही नहीं। अब अगर ये एंट्री सिर्फ यहीं तक दी होती, तुम्हें, तुम बुक में देखना, तुम्हें इस तरह की एंट्रीज दी होंगी, तो अगर ये एंट्री सिर्फ यहीं तक दी होती, तो इसमें यहां पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप अपना कैश बुक का बैलेंस क्या करोगे, कम कर दोगे, क्योंकि चेक डिसऑनर हो गया ना, लगा ही नहीं चेक, तो कम कर दोगे। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि आपका पासबुक का बैलेंस 1 अप्रैल को बढ़ गया। अब देखो यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने जो आपके इंटरप्रिटेशन लिया है वो क्या लिया है, कहते सिंस पासबुक बैलेंस वाज डेबिटेड ऑन 1 अप्रैल, तो नो ऑन एडजस्टमेंट, नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट, देयर वुड बी नो डिफरेंस एज ऑन 31 मार्च। 31 मार्च को कोई डिफरेंस होगा ही नहीं, इसीलिए उन्होंने इसकी एडजस्टमेंट कहीं ली नहीं। तुम्हें पूरे क्वेश्चन में 1080 की एडजस्टमेंट मिलेगी नहीं। मेरी बात समझ आ गई सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम इस पॉइंट में? नो, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ इसके थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट देखो, आउट ऑफ 20,500 पेड बाय मिसेस रानी इन कैश, चेक ऑन 31st March 2018, चेक्स अमाउंटिंग टू 7,500 वर कलेक्टेड। तो एडजस्टमेंट जो करनी है वो 7,500 की करनी है, माइनस करके मत कर देना, क्योंकि 20,500 के चेक पूरे इशू किए थे, जिसमें से 7,500 के चेक 31 मार्च के बाद लगे, मतलब जो लेस होगा अमाउंट वो 7,500 होगा, ठीक है। ये दो एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में ध्यान रखना। क्लियर हो गया? चलो अब नेक्स्ट पे आ जाओ, पेज नंबर 1.345। पेज नंबर 1.345 में आपका ये क्वेश्चन है, इसमें 8th एडजस्टमेंट है। अब देखो 8th एडजस्टमेंट में वो क्या कहते हैं, on 30th September 18, the bank statement of XYZ according to the bank column of cash book was overdrawn to the extent of 8,062। ठीक है, ये मैंने आई थिंक मॉक में भी डाला था आपका। एन एग्जामिनेशन ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट रिवील्स द फॉलोइंग। क्या?
8th में a bill payable of 2 lakh had been paid by the bank but was not entered in the cash book. बैंक ने पे कर दिया बट एंटर नहीं किया. And bill receivable of 60,000 had been discounted with bank at a cost of 1,000 which had also not been recorded in the cash book, जो कैश बुक में नहीं आया. अब इसका इन्होंने एडजस्टेड कैश बुक में इफेक्ट किस तरह से लिया है. पहली बात तो बिल पे किया, तो बिल आपने 2 लाख पे कर देना, मतलब बैंक के पास ये बिल था, उसने खुद ही पे कर दिया, बैलेंस डिडक्ट हो गया बैंक का, बट मुझे पता नहीं लगा, तो दैट्स वाई मैंने 2 लाख डिडक्ट क्रेडिट साइड पे शो कर दिया. दूसरा 60,000 में से 1,000 डिस्काउंट कराया जो कि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, और ये डेबिट साइड रिकॉर्ड हो गया. नेट ऑफ चार्जेस आपने रिकॉर्ड करना है. ठीक है, क्लियर है ये एडजस्टमेंट? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? नो मैम. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 1.346 पे. एक ये क्वेश्चन है महेश कैश बुक वाला, ये कर जाना, ये मुझे लगता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाएगा. इसमें एडजस्टमेंट नंबर 1 और 8 आपको देख के जाने हैं. ठीक है, पेज नंबर 1.350 पे 21 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन आया हुआ है. इसमें एडजस्टमेंट नंबर 7 कर जाना. ठीक है, ये उसी तरह है, बिल पेएबल और बिल रिसीवेबल की तरह ही. चलो अच्छा, अब चैप्टर नंबर 4 में जो आपने टॉपिक करके जाना है, एक तो देखो चैप्टर नंबर 4 की ना एक बात याद रखना हमेशा, मेनली एक तो फीफो लीफो और एवरेज मेथड जो है इसमें 3 वो करके जाना. अगर तो तुम कॉन्फिडेंट हो कि कर लोगे अच्छी तरह तो आपको क्वेश्चन लिख के करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों को एक भी मेथड इसमें से नहीं आता, अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं करने वाली, अगर किसी का रहता है तो वो लेक्चर में से देख ले, रिकॉर्डेड लेक्चर में से. ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर एक बात याद रखना, इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर. कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे इन्वेंट्रीज वैल्यू होती है. कॉस्ट का मतलब जो पैसा आपने खर्च किया इन्वेंट्रीज को आपके तक लाने के लिए. इसमें एक लाइन इंपॉर्टेंट थी जो मैंने तुम्हें बुक में मार्क भी करवाई थी. मैंने क्या बताया था कि ऑल कॉस्ट विच आर नेसेसरी टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, वो कॉस्ट आपने सारी की सारी इंक्लूड करनी है. इसमें मैंने एग्जांपल लिया था ना, जैसे मान लो आपने रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया जापान से, तो उस केस में आपका रॉ मटेरियल आया मान लो ₹10 लाख का, इस पे आपने लेबर लगाई 1 लाख की, फिर उसके बाद कस्टम ड्यूटीज पे की 50,000 की, फिर उसके बाद आपने और अदर चार्जेस इनकर किए, तो उस केस में ये तीनों चार्जेस आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू में ऐड होंगे. क्यों? इन तीनों के बिना आप इन्वेंट्री अपने बुक्स में नहीं ला सकते. तो दैट्स व्हाई ऑल कॉस्ट जो कि नेसेसरी है आपकी इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन पर लाने के लिए, वो आपने इंक्लूड करनी है. ठीक है, अब नेक्स्ट ये देखो, यहाँ पर इसी 3 पैरा को एक बार रीड कर लेना अगर करना हुआ. नेक्स्ट हम बात करते हैं एनआरवी की, नेट रियलाइजेबल वैल्यू. नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या हुआ? वो वैल्यू जिसमें आपने अपनी इन्वेंट्री को सेल करना है. एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, इसको मैंने क्या लिखवाया था नेट रियलाइजेबल वैल्यू को? एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस. एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस आपका अगर कोई सेलिंग एक्सपेंसेस इनकर करने हैं, मतलब ये वो एक्सपेंसेस हैं जो इन्वेंट्री को बेचने के लिए जरूरी है इनकर करने, वो इसीलिए उसको नेट रियलाइजेबल वैल्यू बोलते हैं. ठीक है, अब आपकी जो इन्वेंट्री है वो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे इनकर होगी. क्यों? क्योंकि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे क्यों होगी? मैम ऐसा कैसे होगा? एनआरवी तो ज्यादातर केसेस में बड़ी होगी ना, ज्यादा ही होगी, तो सीधा कॉस्ट क्यों नहीं लिख दिया? सीधा इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि कुछ इन्वेंट्रीज ऐसी होती हैं जिसमें एनआरवी कम आ जाती है. कौन सी? जो इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो चुकी है, जो डैमेज हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है. इस तरह की इन्वेंट्रीज में आप कहते हो छोड़ो, लॉस पे बिकता है बेच दो, एनआरवी कम होगी, तो उसमें कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर.
एक तो इसमें ये पढ़ के जाना है, दूसरा इन्वेंट्री को मेंटेन करने के लिए दो सिस्टम होते हैं, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम का मतलब क्या हुआ, इसमें आप कुछ पीरियड के बाद इन्वेंट्री फिजिकली काउंट करते हो, इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। ठीक है, अब इसमें ना आप लोगों को एक बात पढ़ के जानी है, ये वाली लाइन। ये वाली लाइन क्या कहती है कि जो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है ना वो फिजिकली काउंट होगी, मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट से डिराइव नहीं करोगे आप। इसमें देखो, क्लोजिंग इन्वेंट्री फिजिकली काउंट कर ली एक साल की, वो अगले साल की ओपनिंग इन्वेंट्री ऑटोमेटिकली बन जाएगी। परचेजेस आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से मिल जाएगा, तो बचा क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, लेकिन प्रिपेचुअल अकाउंटिंग सिस्टम मतलब क्या हुआ, प्रिपेचुअल अकाउंटिंग सिस्टम का मतलब हुआ कि यहाँ पर हम स्टॉक काउंट नहीं करते हैं बार बार। फिजिकल में क्या कर रहे थे, सॉरी पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में क्या कर रहे थे हम ना, 6 महीने बाद, एक साल के बाद बिजनेस अपना बंद कर देते थे और इन्वेंट्री काउंट करने बैठ जाते थे। तो इसके डिसएडवांटेज निकल के आए, प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं हो रहे हैं इन्वेंट्री के। फिर उसके बाद प्रीपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। प्रीपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का मतलब क्या हुआ, ये वो इन्वेंट्री सिस्टम है जिसमें इन्वेंट्री मैंने रिकॉर्ड करनी है कॉन्टिन्यूसली। मैंने जहां पर इन्वेंट्री स्टोर कर रखी है ना, वहां पे स्टोर कीपर को बिठा दिया, मैंने कहा ये स्टॉक रजिस्टर है आपके पास, इसमें जो इन्वेंट्री आएगी उसकी एंट्री करते जाना, जो इन्वेंट्री जाएगी उसकी एंट्री करते जाना। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रीपेचुअल। अब इस केस में याद रखना, जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है वो मैं डिराइव करती हूँ। पीरियोडिक में क्लोजिंग स्टॉक मुझे पता होता था क्योंकि मैं काउंट कर लेती थी, लेकिन यहां पर मुझे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पता होगा मेरे स्टॉक रजिस्टर से, परचेजेस मुझे पता होंगी मेरी अकाउंटिंग रिकॉर्ड से, ओपनिंग इन्वेंट्री भी मुझे पता होगी लास्ट ईयर की क्लोजिंग से, मतलब जो इस साल का क्लोजिंग आएगा वो क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर। ये डिफरेंस है दोनों में। इसका ये डिफरेंस वाला टेबल एक बार रीड कर जाना, अगर मीनिंग समझ आ गया तो खाली डिफरेंस रीड करके चले जाना। क्लियर हो गया सबको, डन। चलो, अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इन्वेंट्री में आपने कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। देखो, ये मैं वो क्वेश्चन दे रही हूँ जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो बुक वाले क्वेश्चन में कि मुझे नहीं करने की जरूरत, लिख के मत करना अब, ठीक है, अच्छी तरह थॉरोली रीड कर लेना। वेट, हाँ, तो ये करने हैं आपने क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 6, 8, 9 और प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 और 4। फिर उसके बाद 2019 जून पेज 1.392, 395 और 397 पे क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है, इन्वेंटरी चैप्टर में किसी ने कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन, किसी की कोई प्रॉब्लम? नो, ठीक है। अब आ जाओ चैप्टर डेप्रीसिएशन पे। तो पहले डेप्रीसिएशन में हम लोग कर लेते हैं रिवीजन एक बार इसकी। डेप्रीसिएशन चैप्टर 5। हाँ, तो अब चैप्टर 5 में देखो, एक तो मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन हमने पढ़े थे, एक इसका ना पेज नंबर 5.5 पे आप लोगों को ये चार्ट दिया हुआ है। ये चार्ट क्या है, हिस्टोरिकल कॉस्ट। सबसे पहले हम एसेट को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं, मतलब वो कॉस्ट जिसपे मैंने एसेट परचेज किया था। फिर उसके बाद हम उसकी यूजफुल लाइफ एस्टिमेट करते हैं, कितने सालों तक वो एसेट यूज होगा। मैम ऐसा क्यों करना है, डेप्रिसिएशन उसी हिसाब से चार्ज करोगे ना, यूजफुल लाइफ के अकॉर्डिंग। फिर स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू मतलब रेजिडुअल वैल्यू, एसेट के एंड पर कितनी लाइफ बचेगी उसकी, रेजिडुअल वैल्यू। नेक्स्ट उसके बाद है डेप्रिसिएबल अमाउंट। डेप्रिसिएबल अमाउंट का मतलब क्या होता था, डेप्रिसिएबल अमाउंट का मतलब होता था कि एसेट की कॉस्ट में से मैं रेजिडुअल वैल्यू अलग कर दूं। देखो मेरी बात सुनो, जब आप लोग एसएलएम मेथड के अंडर डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे तो आप फॉर्मूला क्या लगाते थे, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस उसका रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय उसकी यूजफुल लाइफ। मतलब जो डेप्रिसिएशन बढ़ रही है ना, जो एसेट की कॉस्ट डिवाइड हो रही है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए, वो ये हो रही है
कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, और इसको क्या बोलते हैं, डेप्रीसिएबल अमाउंट, डेप्रीसिएशन चार्ज करने लायक अमाउंट, डेप्रीसिएबल अमाउंट। ये एस्टिमेट नहीं होता है, इसको हम डिराइव करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? अब ये हो गया डेप्रिसिएबल अमाउंट का। ठीक है, डेप्रिसिएशन में आपने यही देखना है। एक लास्ट ना कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, एक चीज मैंने आपको बतानी थी, अलग अलग डेप्रिसिएशन मेथड, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी तो आप लोग कर लोगे, एक बार ये कर लेते हैं कि अकाउंटिंग कैसे करते हैं डेप्रिसिएशन की। देखो, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसमें आप एसेट की वैल्यू को रिड्यूस कर देते हो। तो इस केस में जो हमारी डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है वो क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ठीक है, एक मिनट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, और दूसरा मेथड मैंने कौन सा करवाया था, जिसमें आप एसेट की वैल्यू को रिड्यूस नहीं करते हो, मतलब आपने एसेट को कॉस्ट पर ही मेंटेन करना है, आप डेप्रिसिएशन को इकट्ठा करी जाते हो, जिसको हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो इसमें जो डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी वो क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, खर्चा बुक कर लिया, एक्सपेंस बुक कर लिया, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये हो जाएगा। चलो, अब एक तो ये हुआ, दूसरा सेल ऑफ एसेट रिकॉर्ड करने का। सेल ऑफ एसेट रिकॉर्ड करने का तरीका क्या था, अगर आपने एसेट की वैल्यू रिड्यूस की है, मतलब आपके एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन जा रही है, एसेट रिड्यूस हो रहा है, वो कॉस्ट पे मेंटेन नहीं है, तो उस केस में सिंपल एंट्री थी, आप लोग क्या करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ये एंट्री कर दो। ठीक है, मतलब प्रॉफिट लॉस, बैंक बैलेंस जो आएगा वो सारा मशीनरी अकाउंट में जाएगा। दूसरा, अगर आप एसेट की वैल्यू को रिड्यूस नहीं कर रहे हो, तो उस केस में आपको एंट्री क्या पास करनी है, आपको डिस्पोजल अकाउंट के थ्रू एंट्री पास करनी है। याद रखना, हमेशा डिस्पोजल अकाउंट सिर्फ तब बनेगा जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपने मेंटेन किया। ठीक है, अगर एसेट के अकाउंट में ही डेप्रिसिएशन गई है तब डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनेगा। तो इसमें तीन एंट्रीज होती थी। फर्स्ट, सेल प्रोसीड रिकॉर्ड करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिस्पोजल अकाउंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट होता था, एसेट की वैल्यू कम भी तो करनी पड़ेगी ना, उसकी कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू आपका एसेट अकाउंट। अब अगर एसेट कम कर दिया तो उसके सामने की जो डेप्रिसिएशन होगी उस पर चार्ज की हुई वो भी कम करनी पड़ेगी, लायबिलिटी कम होगी, लायबिलिटी कम हुई तो तीसरी एंट्री क्या बन जाती थी, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू डिस्पोजल अकाउंट। चौथा, फोर्थ क्या होता था, प्रॉफिट या लॉस की एंट्री। ये मैंने आपको लेक्चर्स में थॉरोली एक्सप्लेन किया हुआ है। क्लियर है सबको, इन एंट्रीज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम। अब इसका सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड एक देख जाना, मुझे लगता है अगर इंस्टीट्यूट पूछेगा तो इसमें से पूछ सकता है, अच्छा मेथड है ये। ठीक है, मशीन आर्म मेथड का मतलब क्या हुआ, देखो मशीन आर्म मेथड, प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड, ये वन एंड द सेम थिंग थे। आपने क्या करना है, टोटल मशीन आवर्स उसकी जितनी लाइफ में हम यूज करेंगे, आपने उस बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। मतलब आप लोगों की जैसे फर्स्ट 2-3 इयर्स में 3000 आवर्स कर रहे हो, तो आपका 3000 डिवाइडेड बाय 24 ये आ जाएगा 3,50,000। ठीक है, इस तरह से डेप्रिसिएशन जो है वो इसमें चार्ज हो जाएगी। एक लास्ट आप लोगों को पढ़ के जाना पेज नंबर 5.22 पे, 5.22।
रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ, एसेट की कॉस्ट को आपने बढ़ाना है, रिटर्न डाउन वैल्यू को, और वो बढ़ाना है तो उससे आपको क्या होगा, प्रॉफिट आएगा। एक काम करो, फटाफट से ये टेबल एक बार ओवरव्यू ले लो, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो मेरे से इस टॉपिक में। एक बार फटाफट इस टॉपिक का ओवरव्यू ले लो, 2 मिनट लगाओ। एनी प्रॉब्लम किसी को इसमें? नो। नो, ठीक है। उसके बाद इसके क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं कौन कौन से आपने करने हैं। कौन सा है, डेप्रिसिएशन। एक तो 3, 6, 7, 10, इसमें मैंने अलग अलग मेथड्स कवर किए हैं। अगर आप इसमें कंफर्म दो तो मतलब आते हैं तो करना मत, इलस्ट्रेशन मत करना। हाँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन में ना इसका एक क्वेश्चन है जो मुझे लगता है अच्छा क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट पूछ सकता है, ऑल्दो ये पहले पेपर में आ चुका है। प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आ जाओ। एक तो ट्रक्स वाला क्वेश्चन है, वो इंस्टीट्यूट 2-3 बार रिपीट कर चुका है, वो एक बार देख जाना। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 है, ये अच्छा क्वेश्चन है, मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था। ये इंस्टीट्यूट पूछ सकता है, ये आप लोगों ने करके जाना है। ये अभी तक आई थिंक इसने पूछा नहीं है, एक बार ही आया होगा पेपर में, मुझे नहीं लगता आया हुआ है। ठीक है, एक आपका स्कैनर पेज नंबर 1.424 2004 नवंबर का क्वेश्चन है। एक 2021 जैन पेज नंबर 1.443, ये डिस्कस करना है हमने क्लास में। 1.443। ये रहा ट्रक्स वाला, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको एक बार ध्यान से कर जाना। डेप्रीसिएशन चैप्टर में से अगर क्वेश्चन आया तो या तो ये वाला आ जाएगा या फिर आपका दूसरा आ जाएगा। ये मैंने अगर इलस्ट्रेशन में रिपीट किया हुआ तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डेप्रीसिएशन का। चलो, अब उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 6 की तरफ चलते हैं। ठीक है, चैप्टर 6 जो है वो आप लोगों का इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फर्स्ट ऑफ ऑल है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में एंट्रीज ही है। हाँ, इसका ना अगर क्वेश्चन आया तो मुझे जहां तक लग रहा है इसका क्वेश्चन आएगा अकोमोडेशन बिल्स का, क्योंकि अकोमोडेशन बिल्स जो है वो रिपीट नहीं हुआ है, 2-3 अटेम्प्ट हो गए हैं, हो सकता है इंस्टीट्यूट डाल दे अकोमोडेशन बिल्स। दूसरा, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। बिल सेंट फॉर कलेक्शन एक बार टॉपिक देख के जाना, इसकी एंट्रीज अच्छी तरह से देख लेना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में किसी की कोई प्रॉब्लम, स्कैनर में से या मॉड्यूल में से या कहीं और से? नो? No, ma'am. नो, ठीक है, नो। ओके। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाओ, सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न बेसिस। इजी सा चैप्टर है ये, ठीक है। इसकी एंट्रीज जो है ये एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं एंट्रीज इसकी। व्हेन द गुड्स आर सेंट ऑन सेल, जब हम सेल और रिटर्न बेसिस पे गुड्स सेंड करते हैं, देखो इसका लॉजिकल क्या था, पहले आप सेल रिकॉर्ड कर दो। जैसे मान लो आपका अप्रैल टू मार्च का ईयर चल रहा है, आपके पास एक कस्टमर आया 29 मार्च को, उसने कहा कि मुझे ये पर्टिकुलर गुड्स जो है वो चाहिए। आपने कहा चलो रुको, एक काम करो, आप मुझसे ये गुड्स ले जाओ, अगर आपको अच्छे लगे तो ठीक है, नहीं तो आप मुझे वापस कर देना। सेल ऑफ गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। तो उस केस में आपका उसने क्या किया, 2 अप्रैल को आपको इन गुड्स का अप्रूवल दिया कि हाँ मुझे ये गुड्स अच्छे लग रहे हैं। तो बीच में आ गया आपका 31 मार्च को ईयर एंड। तो उस केस में आप किस तरह से रिकॉर्ड करोगे, आपने क्या करना है, 29 मार्च को पहले नॉर्मल सेल जैसे रिकॉर्ड करनी है वो कर देनी है, क्रेडिट की सेल होगी ये हमेशा,
ठीक है, तो नॉर्मल सेल जैसे रिकॉर्ड होती है वो कर देनी है। फिर उसके बाद अगर तो 31 मार्च से पहले पहले आपको कुछ ना कुछ कस्टमर का सिग्नल रिसीव हो गया कि उसने गुड्स एक्सेप्ट कर ली है या रिजेक्ट करनी है, तो अगर मान लो उसने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए तो ठीक है, सेल रिकॉर्ड कर रखी है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसने गुड्स रिजेक्ट कर दी है विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, मतलब ईयर एंड से पहले पहले, तो उस केस में आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सेल रिटर्न रिकॉर्ड कर दोगे। ठीक है, अगर उसने इंटीमेशन आपको, एक मिनट, हाँ जी। सो इसमें आपका जो एंट्री व्हेन गुड्स आर रिजेक्टेड, तो अगर तो गुड्स मतलब रिजेक्ट हो गए तो सेल रिटर्न की एंट्री। अब उसके बाद व्हेन गुड्स आर एक्सेप्टेड एट इनवॉइस प्राइस, तो कोई रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं है। अब अगर मान लो 31 मार्च से पहले पहले एक्सेप्टेंस आई बट हायर प्राइस पे आई, मतलब गुड्स आपने 10,000 की सेल रिकॉर्ड की थी बट जो एग्रीमेंट फाइनल हुआ वो 20 का हुआ, तो जितना डिफरेंशियल अमाउंट है ना उससे आप सेल और रिकॉर्ड कर दोगे। लेकिन अगर लोअर पे हुआ, मतलब 10,000 की सेल रिकॉर्ड की थी लेकिन 8,000 पे हुआ, तो आपने लोअर लोअर पे रिकॉर्ड कर देनी है। अब आता है ईयर एंड। मैम मान लो 31 मार्च को हमें पता ही नहीं है कि गुड्स कस्टमर एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, तो उस केस में क्या करो, आप सेल को रिवर्स कर दो पहले तो। क्यों? क्योंकि अक्रूवल कॉन्सेप्ट आंगड़ आता है यहाँ पे। अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है आपको सिर्फ वही सेल रिकॉर्ड करनी है जो आपने अर्न कर ली है। ये सेल आपने अर्न नहीं की, कस्टमर का अप्रूवल नहीं आया अभी, तो दैट्स वाई उस सेल की एंट्री को रिटर्न रिवर्स करना। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे सेल रिटर्न की एंट्री मत डाल देना। सेल रिटर्न की एंट्री तो तब डालोगे ना जब सेल होगी। अगर सेल रिटर्न की एंट्री डालोगे तो इंस्टीट्यूट उसको गलत करेगा। ठीक है, सेल की एंट्री को रिवर्स करना है आपने। दूसरा, अब ईयर एंड के बाद अगर अप्रूवल आ गया होगा तो, लेकिन मैम ईयर एंड पे हमारा स्टॉक तो पार्टी के पास ही पड़ा है। हाँ ठीक है, अगर स्टॉक आपका पार्टी के पास पड़ा है तो आप एक काम करो, आप क्लोजिंग स्टॉक डालते हो ना ट्रेडिंग में, डाल दो उसको इन्वेंट्रीज विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस लिख के टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट आपने क्रेडिट कर देना जिस तरह से क्लोजिंग स्टॉक पे करते हो। हाँ, अब अगर मान लो ईयर एंड के बाद कस्टमर ने गुड्स रिजेक्ट कर दिए, तो ठीक है, कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी क्या कर चुके हो, आप लोग ऑलरेडी सेल रिवर्स कर चुके हो। लेकिन अगर गुड्स एक्सेप्ट कर लिए तो दोबारा से सेल की एंट्री डाल देना। ठीक है, क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? डन? चलो, बस इतना सा था ये चैप्टर। इसका क्वेश्चंस जो हैं वो आपने कौन कौन से करने हैं सेल ऑफ गुड्स के, एक तो इलस्ट्रेशन 3, 6, 7 और ये दो क्वेश्चन स्कैनर के, ये दो क्वेश्चंस कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कंसाइनमेंट चैप्टर पे। किसी ने कुछ पूछना है इस चैप्टर में से? नो। नो। अब उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। कंसाइनमेंट एंड सेल का डिफरेंस एक तो इसमें आपने रीड करना है। नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कैसे वैल्यू करते हैं? देखो इसमें ना क्लोजिंग स्टॉक का था एक, तो क्लोजिंग स्टॉक आपने किस तरह से रिकॉर्ड करना है, कंसाइनर ने कुछ खर्चे किए और कुछ कंसाइनी ने खर्चे किए। आपने क्लोजिंग स्टॉक में सिर्फ उन खर्चों का इफेक्ट लेना है जो खर्चे आपने इनकर किए हैं कंसाइनी तक गुड्स पहुंचने के लिए। हम अभी इन्वेंट्री चैप्टर में पढ़ के आए ना, ओनली दैट एक्सपेंसेस इज टू बी इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री, जो कि नेसेसरी है आप तक इन्वेंट्री लाने के लिए, बाकी और कोई भी नहीं करना। तो उस केस में आपने सिर्फ वो वाले खर्चे इंक्लूड करने हैं जो कंसाइनी तक इन्वेंट्री पहुंचाने के लिए जरूरी है और कोई भी नहीं। नेक्स्ट है उसके बाद नॉर्मल लॉस।
नॉर्मल लॉस की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल लॉस में आपने कैसे रिकॉर्ड करना है नॉर्मल लॉस को, ये रहा, इफ सम लॉस इज अनअवॉइडेबल, वो होना ही होना है, तो उस केस में वो पूरी इन्वेंट्री पे स्प्रेड ओवर हो जाएगा, उसकी सेपरेट वैल्यूएशन नहीं होगी। मतलब जैसे यहाँ पर एग्जांपल है 10,000 केजीज ऑफ एप्पल जो है आपने लिए कंसाइनी ने, जिसकी कॉस्ट 30,000 थी, प्लस 40,000 की आपने फ्रेट इनकर की, 15% का लॉस अनअवॉइडेबल है, मतलब 10,000 में से 15% एप्पल तो डिस्ट्रॉय होंगे ही होंगे। तो उस केस में 10,000 माइनस 15%, 8,500 बचा। मतलब आप अपनी इन्वेंट्री वैल्यू कैसे करोगे, 10,000 इंटू 30 कितना आ गया, 3 लाख, प्लस 40,000 की फ्रेट, 3,40,000, 3,40,000 डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा, 8,500 की इन्वेंट्री जो बची है, मतलब पूरी इन्वेंट्री पे जाएगा लॉस। क्लियर, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो। अब आ जाओ एबनॉर्मल लॉस पे। एबनॉर्मल लॉस, इफ एनी एक्सीडेंटल अननेसेसरी लॉस इनकर्स, द प्रॉपर थिंग इज टू डू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ गुड्स, और ये आपने कंसाइनमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। अगेन यहाँ पर भी वही होगा, आपने वो कॉस्ट इंक्लूड करनी है जो लॉस होने तक की कॉस्ट है, लॉस होने के बाद की कॉस्ट यहाँ पर इनकर नहीं होगी। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? चलो एक बार दोबारा से ज्वाइन कर लो।